रहीम लेट्स डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। और हमने पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की आज जो है ना वो इस वीडियो के अंदर रिवीजन करनी है। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट थायराइड डायवर्टिकुलम। थायराइड डायवर्टिकुलम को आपको पता होना चाहिए कि थायराइड की डेवलपमेंट होना, यानी कि थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। कि आपको पता है कि आपकी जो टंग होती है इस तरीके से, आपने जीआईटी के अंदर जो आपको फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ टंग डेवलपमेंट। आपको पता है कि आपकी जो आपकी टू थर्ड होती है, जो टंग है वो आपकी फ्रिंजल आर्च 1 से बनी होती है, और आपकी जो पोस्टीरियरली होती है वो आपकी 1/3 होती है, और वो फ्रिंजल आर्च 3 और 4 से होती है। जो फ्रिंजल आर्च 2 होता है वो आपका जो है वो रिग्रेस कर जाता है, उसका इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। और पीछे की तरफ आपका एपिग्लॉटिस जो है वो पड़ा होता है। अब इस मिड से आपका नीचे की तरफ आपकी एक जो प्राइमेटिव फेरिंग्स है, उसके यहाँ अर्ली जोन होता है वो यहाँ पे प्राइमेटिव फेरिंग्स का जो फ्लोर है यहाँ से स्टार्ट होता है, और नीचे की तरफ जो होता है वो डिसेंड कर रहा होता है ऐसे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका थॉराइड है, तो थॉराइड आपका यहाँ से लेके नीचे की तरफ आया विद द हेल्प ऑफ दिस डक्ट। तो इस डक्ट को कहते हैं हम थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। और अगर इन द लेटर लाइफ ऑफ द बेबी, हाँ हमारी जो सी लाइफ है उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो सी डक्ट होती है, जब जो बच्चा है पैदा होने के बाद ये जो सी डक्ट होती है ये नहीं रहती, ये रिग्रेस हो जाती है, ये परसिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर जाए तो हम उसे कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। और इस पॉइंट को अगर ये डक्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाए तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोरामेन सीकम, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया आपको थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। जब आपके पास इसका जो बेबी है या जो पेशेंट है वो अपेयर होता है आपके पास, तो आप उन्हें कहते हैं कि चलें जी अपना जो सलाइवा है उसको इनगल्फ करें, या आप अपनी ज़ुबान को बाहर निकालें। तो उसकी मूवमेंट, क्योंकि आपकी ज़ुबान के साथ ये चीज़ अटैच होती है, तो आप क्या करें, ज़ुबान बाहर की तरफ मूव करें या अंदर की तरफ मूव करें। तो ये जो थायराइड ग्लैंड की डक्ट सिस्ट है ये आपकी उसी तरीके से मूव अपवर्ड और लोअर जोन से होता है वो फील होती है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी एक और पेशेंट आपका प्रेजेंट करता है कि अगर आप जब उनका मुंह ओपन करवाते हैं तो आपको बिल्कुल सामने एक ह्यूज सा मास नज़र आ रहा होता है, मास लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ मास, विच इज़ एक्चुअली अ लिंगुअल थायराइड। लिंगुअल थायराइड का मतलब ये होता है कि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है, इट्स एन ऑन एन एक्टॉपिक लोकेशन, लेकिन वो काम भी उसी तरीके से कर रहा होता है, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा होता है, बिकॉज दे हैव अ थायराइड टिश्यूज, थायराइड सेल्स एज वेल। लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव, जब पेशेंट अगर डिस्पनिया डिस्फेजिया का उसे मसला आ रहा हो, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो, या सांस लेने में इशू आ रहा हो, खाने पीने में मसला आ रहा हो, तो उसमें फिर उसकी सर्जरी कर दी जाती है, जो कि आफ्टर लॉन्ग आपको वो जो लाइफ लॉन्ग आपको क्या देखने को मिल रही होती है, हाइपोथायराइडिज्म, और आपने लिपोथायरॉक्सिन को जो सा वो देनी होती है। क्लियर। अब यहाँ पे वो कहते हैं मिड लाइन नेक स्वेलिंग दैट मूव्स विद द स्वेलिंग एंड टंग प्रोडियम स्ट्रांगली पॉइंट्स टू द थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगोथायराइड में भी द ओनली थायराइड टिश्यू, सो द रिमूवल कैन मार्क हाइपोथायराइडिज्म फॉर अ लाइफ लॉन्ग। फोलिकुलर सेल ओरिजिन एंड सी सेल ओरिजिन आर ऑफन टेस्टेड एज अ कंट्रास्ट पॉइंट, यानी कि आपके जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं आपके थायराइड के, ठीक है, और आपके पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, इसके अलावा आपके सी सेल्स होते हैं विच इज़ जो आपके कैल्सिट्रोल के लिए होते हैं। Congenital thyroid questions are usually tested through location and development, not through the long pathologies notes, यानी कि आपके जो congenital के thyroid questions हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू द लोकेशन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इफ़ द स्टेम फोकसेस ऑन अ चाइल्ड विद मिडलाइन नेक मास, थिन एम्ब्रियोलॉजी बिफोर इन्फ्लामेशन, तो आपने क्या बताना है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। फिर आपका आ जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने याद रखना है कि इसके दो जो होते हैं वो पार्ट होते हैं, एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक आपका होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो आपका मैक्सिमम ऑफ द हार्मोन्स जो होता है वो आपको रिलीज़ कर रहा होता है। याद रखें, योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, बट योर हाइपोथैलेमस इज़ द रिलीजिंग हार्मोन, राइट। तो जितने भी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होकर जो से एक्ट कर रहे होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके जितने भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, मतलब रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीडायरेटिक फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जितनी भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, और वो फिर जाके अपने अपने जो ऑर्गन्स हैं या जगह हैं उनके ऊपर जाके एक्ट कर रहे होते हैं। वो कहता है रेथ पाउच फॉर्म एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो एक्टोडर्म फॉर्म पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किससे बना होता है, रेथ पाउच से जो सा वो बना होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका किससे बना होता है, न्यूरो एक्टोडर्म से। अब इसके अंदर सारे हार्मोन स्टोर्स होते हैं, और इसके अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपके दो हार्मोन्स होते हैं विच इज़ योर ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, और ये भी आके सिर्फ स्टोर का काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे आके स्टोर होते हैं, वो वहाँ पे आके बनते नहीं है। एंटीरियर लोब में एक ट्रॉफिक हार्मोन्स, यानी कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी वो आपके हार्मोन्स बना रहा होता है, बट पोस्टीरियर लोब जस्ट स्टोर्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सेलुलर लीजन्स कैन डिस्टर्ब हार्मोन्स एंड कंप्रेस ऑप्टिक chiasma.
यानी कि कोई भी लीजन्स वगैरह हो या पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह हो या कोई ऐसा मसला हो जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सप्रेस हो जाए। क्लिनिकल पिक्चर बिकम एंडोक्राइन प्लस विजुअल, मतलब आपका एंडोक्राइन पे मसला आपको देखना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपके कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कोई मसला है तो। और इसके अलावा आपको जो सा वो आई के ऊपर भी जो सा वो मसला देखने को स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एप्टेक्याज्मा, वो आपका सप्रेस हो जाता है। पॉइंट्स में वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज विद फेलियर टू लैक्टेट टारगेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी एस्कीमिया, यानी कि अगर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एस्कीमिया हो गया तो आप मुझे बताएं कि आपका जो प्रोलैक्टिन है वो आपका वहाँ से रिलीज़ नहीं होगा। पोस्टमार्टम हेमरेज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है विच इज़ शहान सिंड्रोम, कि आपकी जो पहले बिफोर द डिलीवरी आपका जो ग्लैंड होता है वो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर दी डिलीवरी जो माँ की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाती है, तो वो उस तरीके से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ब्लड नहीं मिल रहा होता है, विच में लीड्स टू द फेलियर ऑफ लैक्टेशन एंड अदर डिजीजेज एज वेल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लैक्टेशन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्वेश्चन यूजुअली रिवॉल्व्स अराउंड एडीएच डिस्टर्बेंस नॉर्ट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। बाइटेम्पोरल हेमनोपिया जो मास फ्लो फ्रॉम पिट्यूटरी इनलार्जमेंट, नहीं कि अगर आपका पिट्यूटरी इनलार्जमेंट हो गया और यहाँ से आपका एप्टेक्याज्मा है तो यहाँ अगर आपका मास बनना स्टार्ट हो गया तो वो आपका इस चीज़ को सप्रेस कर देगा। दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक एसिडोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं। और द फेवरेट हिस्टोलॉजी पॉइंट्स टेस्टिंग एंगल्स, यानी कि आपका एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स जो सेल्स होते हैं। इसके अलावा अल्फा सब जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें आपका अल्फा सब यूनिट होता है और बीटा सब यूनिट होता है, जो आपकी काम को और उसकी जो स्पेसिफिसिटी को जो है वो रोल कर रहा होता है कि इसका ये काम है और उसने यहाँ जाके जो है वो काम करना होता है। अल्फा सब यूनिट सब में होता है और बीटा सब यूनिट जो होता है वो उनके जितने भी वर्कअप होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ जाके जो है वो काम करना है उसको डिफाइन कर रहा होता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो ACTH होता है, हार्मोन होता है, जो साथ साथ आपका MSH भी रिलीज जो होता है वो करवा रहा होता है। एंड दे ऑल आर पायो मेलिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, जो कि आपके जो जब ACTH रिलीज़ हो रहा होता है तो साथ साथ आपको पता है कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन की जो है वो हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, तो ACTH जो है वो आपने लाजमी देखना है। फिर आ जाता है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो होता है आपके तीन जो है वो पार्ट्स होते हैं GFR के नाम से, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। जी से आपका जो होता है वो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो बन रहा होता है, बट इट इज़ नॉट प्राइमरी रेगुलेटेड बाय दिस, इट इज़ सेकेंडरी रेगुलेटेड बाय जोनल ग्लोमेरुलोसा, इट इज़ प्राइमरी रेगुलेटेड बाय रीनल। फेसिकुलेटा के अंदर कॉर्टिसोल होता है एंड इट इज़ नॉट प्राइमरी रेगुलेटेड बाय ACTH बेसिकली, क्योंकि हार्मोन्स ही ACTH होता है ना। बट कॉर्टिसोल एंड आपके जो एंड्रोजन्स होते हैं या डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन जो सा होता है, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन जो सा होता है वो आपका ACTH जो सा डिपेंडेंट होता है। बट एल्डोस्टेरोन इज़ नॉट प्राइमरली रेगुलेटेड बाय ACTH, इट इज़ प्राइमरली रेगुलेटेड बाय योर RAS मैकेनिज्म। तो वो कहता है एंड योर मेडुला डिपेंड अपॉन योर क्रोमाफिन सेल्स मेड अप ऑफ एंड रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। Adrenal cortex in arrange 3 layers. Glomerulosa make aldosterone, fasciculata make cortisol, and reticularis make androgen. Medulla makes catecholamines, epinephrine, non-epinephrine, disease in which zone changes blood pressure, glucose, sexual development in the different way. GFR order is a classic recall target include glomerulosa, fasciculata, and reticularis. Question में separates cortical disease from medullary disease by hormone output pattern, यानी कि आपका catecholamines से related यानी कि fuchromatoma. Mineral corticoid problem may show BP and potassium clue first. Glucocorticoid problem often show glucose, weight, skin, and infections clues, which is Cushing syndrome. If the stem asks embryology, cortex and medulla should not be treated as the same tissues. Next is आपका endocrine pancreas cell type. जितने भी cell type होते हैं ना आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहान से, यानी कि आपके अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं। तो वो कहता है अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करवा रहा होता है फास्टिंग स्टेट में, बीटा सेल्स आपका इंसुलिन रिलीज़ करवा रहा होता है जब आपका ग्लूकोज की स्पाइक होती है, डेल्टा सेल्स आपका सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो रिलीज़ करवा रहा होता है। सोमेटोस्टेटिन इज़ अ इनहिबिटरी हार्मोन, जो आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो आपको इनहिबिट कर देता है। And slow neighboring secretions, balance between these cells control fat and fasting metabolism. Tumor reveals themselves by whichever hormones dominates. किसी किस्म का भी कोई इसके अंदर मसला, यानी कि बीटा सेल्स है वो आपकी इंसुलिन बना रही हैं, आपके जब ग्लूकोज का स्पाइक होता है तो आपको पता है इंसुलिन है वो आपकी ग्लूकोज को जो होता है वो सेल के अंदर स्टोर करने का काम कर रहे होते हैं। डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन बना रहा होता है, जब आपका इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो बाकी की सिक्रेशन को जो है वो स्लो कर देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑफ इट। बाकी ये जो सा अल्फा सेल्स सोमेटोस्टेटिन वगैरह जो है वो देख लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन। अच्छा, आपने डिटेल पढ़नी है तो इसके अलावा से प्लेलिस्ट है। हाइपोथैलेमस जो सा होता है वो क्या करता है, सेंड रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी सिग्नल्स to the anterior pituitary, adjust output, peripheral gland respond and feedback return upward. If disease hits hypothalamus, pituitary or target gland, the hormone pattern changes in a predicted way, the pattern localize the lesion. यानी कि
हाइपोथैलेमस जो होता है वो एंडोक्राइन का सबसे कंट्रोलर सिस्टम होता है, जो आपका रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के ज़रिए जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहा होता है कि कौन सी चीज़ जो है रिलीज़ करनी है और कौन सी चीज़ की डिमांड है और कौन सी चीज़ की डिमांड नहीं है। उसके बाद जो पिट्यूटरी होता है वो आगे थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड्स इन सबको जो है वो फीडबैक दे रहा होता है। लेकिन अगर पेरिफेरल हार्मोन कम हो जाएँ आपके, तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस उसे बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ये किसी तरीके से जो है वो आपके हार्मोन्स बन जाएँ। लेकिन अगर प्रॉब्लम खुद पिट्यूटरी में हो तो जो सा टारगेट ग्लैंड है वो जो है वो हार्मोन्स कम बना रही होती है, ठीक है। और ट्रॉफिक हार्मोन्स भी एक्सपेक्टेडली जो सा उस बिहेव कर रहे होते हैं कि आपका अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर मसला है तो फिर आप आगे जो है हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहता है डोपामिन इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड कंसेप्ट इन दिस एक्सिस के जो डोपामिन की इनहिबिशन है उसकी वजह से आपको प्रोलैक्टिन है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन को की इनहिबिशन डोपामिन कर रहा होता है। टीआरएच कैन कनेक्ट थायराइड टिश्यू विद प्रोलैक्टिन एलिवेशन इन वन इंटेग्रेटेड स्टेम। सोमैटोस्टेटिन आपको पता है जो सप्रेस करने वाला होता है। ऑलवेज चेक व्हेदर द प्रॉब्लम विद प्राइमरी ग्लैंड फेलियर और सेकेंडरी पिट्यूटरी फेलियर। फिर आज आपका आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा होता है और इस थ्रू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है। और आपका जो है वो जाके लीवर पे एक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन और वहाँ से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि आगे जाके सारे प्रोसेस कर रहा होता है। ग्रोथ हार्मोन आपका डायरेक्ट फंक्शन भी कर रहा होता है और इनडायरेक्ट भी कर रहा होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट अब ये देखिए हर चीज़ की ना अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर वैल्यू बनाई हुई है। अगर ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अगर चीज़ों पे एक्ट करना स्टार्ट हो जाए ना विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े डिफरेंट होंगे। तो वो कि उसने रिलीज़ होना है और उसने जो है ना बॉडी को अलग शेप में ले जाना है। बट द पॉइंट इज़ दैट वो लिवर पे एक्ट करके जैसे थोराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू थोराइड जो रिसेप्टर्स हैं हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं ना। फिर उस मतलब पूरा एक प्रोसेस है। इसी वजह से ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली भी एक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से वो इंक्रीज लिपोलाइसिस वगैरह करवा रहा होता है। बट इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की जो है वो हेल्प ले रहा होता है थ्रू लिवर। जब जाके एक्ट करता है तो वहाँ से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 होता है और फिर उसकी वजह से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होती है, आपकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो ज़्यादा होती है, ये सारे काम होते हैं। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी की जो प्रोटीन सिंथेसिस और लिपोलाइसिस को प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको भी जो होता है वो बढ़ा रहा होता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप याद रखें कि आपकी इंसुलिन आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर रही होती है, क्योंकि वो आपकी ग्लूकोज की सेल्स के अंदर जो होता है वो डाल रही होती है। अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन आपका ज़्यादा हो जाए आपका ग्रोथ हार्मोन बच्चों के अंदर, तो हम उसे कहते हैं जाइगेंटिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन आपका अडल्ट्स के अंदर हो तो हम उसे कहते हैं एक्रोमेगाली। क्यों? क्योंकि जाइगेंटिज्म के अंदर आपकी जो प्लेट होती है ना वो आपकी ओपन होती है, क्लियर। एपिफाइसल जो प्लेट होती है वो आपकी बोन्स की वो ओपन होती है। इस वजह से ग्रोथ हार्मोन आके इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टाल हो जाता है। लेकिन एक्रोमेगाली के अंदर जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर तो एपिफाइसल प्लेट बंद क्लोज होती हैं। इसी वजह से आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर सिर्फ आपको जो फेस, हैंड्स और फीट ये बड़े बड़े जो है वो दिखाई देते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन लिवर में ग्रोथ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 which may work as growth and soft tissue expansion. Increased growth hormone also cause insulin resistance. Excess before epiphyseal closure gives gigantism, जो मैंने आपको बताया। excessive after closure give acromegaly। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 इज प्रेफर्ड स्क्रीनिंग क्लू बिकॉज ग्रोथ हार्मोन। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन को अगर आपने देखना है या एक्रोमेगाली हो या जैकेंटिज्म हो, तो अगर उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है तो वो है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। फेलियर ऑफ ओरल ग्लूकोज टू सप्रेस ग्रोथ हार्मोन सपोर्ट एक्रोमेगाली, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम सोमैटोस्टेटिन देते हैं, एनालॉग देते हैं विच इज एक्लीरोटाइड। लार्ज हैंड, कोर्स फेशियल फीचर, स्वेटिंग, ग्लूकोज इंटॉलरेंस आर कॉमन क्लू क्लस्टर्स ऑफ एक्रोमेगाली। जिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली सेपरेटेड ग्रोथ प्लेट स्टेटस, नॉट जस्ट एज वर्डिंग, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट आ जाता है आपका एडीएच। एडीएच आपको पता है कि कब रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो आपका एडीएच बना रहा होता है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस एडीएच बना रहा होता है वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आगे स्टोर हो रहा होता है और वहाँ से जब आपकी बॉडी को नीड होती है तो एडीएच रिलीज़ होता है। वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाता है, वो इंसर्ट करता है एक्योप्रिन चैनल्स को। वहाँ पे आपके क्या होते हैं V2 रिसेप्टर्स आपके किडनी के ऊपर होते हैं और वहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। सीरम बिकम मोर डाइल्यूटेड एंड यूरिन बिकम मोर कंसनट्रेटेड, यानी कि आपका वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर आपके आयंस वगैरह जा रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसनट्रेटेड। टू लिटिल ADH गिव पॉलीयूरिया, टू मच ADH गिव dilutional hyponatremia. Important one is that ADH also acts as V1 in case of vasoconstriction to maintain out the blood pressure, और ये आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर जो सा वो एक्ट कर रहा होता है।
तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंडिपेंडेंस वर्सेस नेफ्रोजेनिक, मतलब सेंट्रल में आपका क्या होता है, एडीएच आपका ब्रेन से ही नहीं बन रहा होता, यानी कि हाइपोथैलेमस बना ही नहीं रहा होता उसे। नेफ्रोजेनिक के ऊपर बन रहा होता है एडीएच, लेकिन आपको जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होता, आपके जो V2 रिसेप्टर्स के ऊपर वो रेजिस्टेंट होता है। आप ऑन टेस्टिंग थ्रो डेस्मोप्रेसन रिस्पॉन्स, अगर आप डेस्मोप्रेसन सेंट्रल में दे रहे हैं तो यहाँ पे तो आपका नहीं बन रहा ना, तो आप डेस्मोप्रेसन एडीएच एनालॉग देंगे तो वो सही आपका बॉडी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन नेफ्रोजेनिक के अंदर जो होता है वो आप देते भी हैं तो ऑलरेडी तो ब्रेन बना ही रहा है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहा है रिसेप्टर्स के ऊपर, रेजिस्टेंट हो रही है, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही एडीएच का मतलब ये होता है कि आपका इनअप्रोप्रिएट जो है वो एडीएच की सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो वाटर की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसके अंदर जो है वो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है वो पानी जो है वो नहीं पीना। रिकग्नाइज दैट इओवोलैमिक हाइपोनेट्रीमिया विद कंसंट्रेटेड यूरिन, अब इसके अंदर जो होता है वो आपका जो बॉडी होती है वो इओवोलैमिक हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन को, मतलब पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रही होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो कम हो जाए, सोडियम बेशक कम हो जाए। तो वो ये क्या करती है, आपकी सोडियम को जो है वो आउट कर देती है, और जो आपकी क्या कहते हैं अपना वाटर है, जो वाटर है वो उसको फॉलो करता है, और वाटर जो होता है वो बॉडी से जो होता है वो आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं इओवोलैमिक, यानी वाटर की जो बैलेंस है वो नॉर्मल हो गया और हाइपोनेट्रीमिया, दैट्स व्हाई फिर बाद के अंदर जाके हम उनको क्या कहते हैं सोडियम टैबलेट्स वगैरह देते हैं। यूरिन की ऑस्मोलैरिटीज ऑफन की क्लू इवन एडीएच इज नॉट नेम डायरेक्टली, लिथियम, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोक्लीमिया आर स्ट्रॉन्ग नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। ट्रॉमा सर्जरी पोस्टीरियरली शुड बी थिंक इन सेंट्रल एडीएच प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस होने के चांसेस होते हैं। प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन आपका जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसके अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है, और ऑक्सीटोसिन उसको उसकी इजैकुलेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, मिल्क की प्रोडक्शन को जो है बढ़ाता है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो सप्रेस कर रहा होता है जीएनआरएच को, जब जीएनआरएच को आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिट कर रहा होता है तो आपको वहाँ से लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आपका क्या हो जाता है, आपका नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी, लिबिडो जैसी जो है वो कंडीशन हमें देखने को मिल रही होती हैं। फॉल फर्टिलो एंड लिबिडो, आपको पता है ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही होती हैं। डोपामिन नॉर्मली केप्ट प्रोलैक्टिन डाउन, बट इफ डोपामिन इनहिबिशन इज लॉस्ट प्रोलैक्टिन राइजेस एक्सेसिवली। कार्बारकुलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह हम जो है फिर बाद में यूज़ करते हैं। गैलेक्टोरिया प्लस एमेनोरिया इज ए क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोलैक्टिन पैटर्न। एंटीसाइकोटिक अगर आप यूज़ करें तो वो मिमिक कर रही होती है प्रोलैक्टिनोमा को बाय ब्लॉकिंग डोपामिन। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कैन डायरेक्टली राइज प्रोलैक्टिन, अब आपको पता है कि अगर आपका TRH रिलीज़ हो रहा है, साथ साथ आपका जो है वो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा है थ्रू, तो वो आपको साथ साथ जो है वो प्रोलैक्टिन के हार्मोन्स को भी जो है वो रिलीज़ करवा रहा है। तो इसलिए इन हाइपोथायराइडिज्म अगर आपके TSH रिलीज़ हो रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, तो या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन थ्रू, तो इन दोनों के अंदर अब वो आपके प्रोलैक्टिन के सेल्स भी जो होता है उनको भी स्टिमुलेट करती हैं, और प्रोलैक्टिन भी जो होता है वो रिलीज़ करवा रही होती हैं। मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क लेट डाउन और ऑफली स्टिमुलेट टू टेस्ट प्रोलैक्टिन वेनस ऑक्सीटोसिन। फिर आ जाता है आपका थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का आपको 3 चीज़ों को पता होना चाहिए, एक फंक्शन का, एक आपका फॉर्मेशन का, और एक आपकी सिक्रीशन का। सबसे पहले आपको पता है कि इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होते हैं कि आपका हाउ द आयोडाइड चेंज इनटू द आयोडीन, देन देयर ऑर्गेनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन विच इज़ देन ऑर्गेनिफिकेशन, देन कपलिंग, देन मैंने जो 8 पॉइंट आई थिंक मैंने आपको बताए थे डिटेल जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जो थायराइड होते हैं वो मेनली T4 ज़्यादा होते हैं आपके, वो आपके पेरिफेरल टिश्यू से कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम T3 टू T3 राइज मेटाबॉलिक रेट एंड एड्रेनर्जिक सेंसिटिविटी। T4 की T3 के अंदर जो कन्वर्जन होती है वो कौन करवा रहा होता है, 5-डाईआयोडीनेज एंजाइम। जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो आपका क्या करवा रहा होता है, आपकी ऑक्सीडेशन वो करवा रहा होता है, वो आपकी ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहा होता है, वो आपकी कपलिंग करवा रहा होता है। ये 3 चीज़ें आपकी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम करवा रहा होता है। आपका थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है, आपके लीवर से, मतलब प्रोटीन ग्लोबुलिन लीवर से होता है, जो आपके जो प्रोटीन्स हैं जो आपके उनकी बाइंडिंग का जो होता है वो काम करवा रहा होता है। यानी कि आपके T3 जो सा होता है वो आपकी जो आयोडाइड है वो आपकी जो TPO के साथ जो सा वो बाइंड करता है, उसका जो सा वो काम करवाता है। जो आपके T3 होता है वो आपके थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैच होता है, ठीक है। जो आपके आयोडाइड होता है इसके साथ जो है वो बाइंड होता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज। फिर उसके बाद आपका जैसे थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है तो उसके साथ आपके फिर MIT DIT वगैरह होते हैं, फिर T3 T4 आपके अटैच होते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक्सेसिव स्पीड अब ब्लडी स्टेम डेफिशिएंसी स्लोज देम बाइंडिंग प्रोटीन्स कैन चेंज टोटल हार्मोन लेवल विदाउट चेंजिंग ट्रू फ्री हार्मोन इफेक्ट। यानी कि आपका जब भी बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है विच में लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ हार्मोन्स। प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन कैन राइज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। क्यों, आपका एस्ट्रोजन जो होता है फ्रॉम द लिवर आपका जो होता है वो बन रहा होता है, तो वो आपकी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। एंड टोटल थायराइड अब उतना रिलीज़ होता है और जाके जो है वो बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। एंड टोटल थायराइड हार्मोन विदाउट ट्रू हाइपरथायराइडिज्म।
प्रोपाइलथायरोसिल बीटा ब्लॉकर्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन रिड्यूस T4 T3 कन्वर्जन, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, इसकी कन्वर्जन को प्रोपाइलथायरोसिल ब्लॉक कर देता है। हाइपोथायरॉइड स्टेम्स ऑफन शो ट्रेमर, हीट इंटॉलरेंस एंड टैकीकार्डिया बिफोर लैब्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो हिस्ट्री होती है हाइपोथायरॉइडिज्म की, वो क्या होती है कि उसके अंदर आपके हर चीज़ जो होता है वो ज़्यादा काम कर रही होती है। हाइपोथायराइड के अंदर जो होता है वो आपकी रिफ्लेक्सिस, कॉन्स्टिपेशन और हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी कम काम कर रही होती हैं, स्लोज डाउन हो जाती हैं। T3 इज़ द मोर एक्टिव फॉर्म इवन दो T4 इज़ द मेजर स्क्रीटेटोन। T4 आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है बट इनएक्टिव फॉर्म में होता है। T3 जो होता है वो T4 जब उसकी कन्वर्जन होती है T3 और रिवर्स T3 के अंदर, तब जाके जो है ये एक्टिव फॉर्म आपकी T3 और रिवर्स T3 होती है। फिर आपका आ जाता है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन। लो आयोनाइज्ड कैल्शियम स्टिमुलेट पैराथायरॉइड हार्मोन। जब भी आपकी बॉडी के अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन कम होगा तो उससे आपकी जो है वो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होंगे। विच किडनी कीप्स कैल्शियम एंड वेस्ट फॉस्फेट। आपको पता है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के ऊपर आके एक्ट करता है और एक्ट करके यहाँ से आपकी फॉस्फेट की जो सा होता है वो डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है और यहाँ से आपकी कैल्शियम की जो सा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और यहाँ से आपकी फॉस्फेट की जो सा होता है वो एक्सक्रीशन करवा रहा होता है। तो तीन चीज़ें हैं कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल से और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवा रहा होता है। एक्टिव विटामिन डी राइजेज पैराथायरॉइड एक्टिव विटामिन डी राइजेज आपकी गट से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इंप्रूव। आपको पता है कि आपकी जो विटामिन डी है, जो आपका जो L1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, वो आपकी काल्सिफेरोल को काल्सिट्रोल के अंदर चेंज कर रहा होता है आपका एक्टिव फॉर्म के अंदर। उससे भी आपकी कैल्शियम इंप्रूव होता है, आपकी गट की रीअब्जॉर्प्शन से भी कैल्शियम इंप्रूव होता है। ठीक है। बोन रीअब्जॉर्प्शन स्पोर्ट्स इंक्रीज सीरम कैल्शियम इज रिस्टोर्ड वाइल फॉस्फेट फॉल्स। तो पैराथायरॉइड हार्मोन इज कॉमनली टेस्टेड एज फॉस्फेट लोअरिंग हार्मोन, नॉट ओनली कैल्शियम रेजिंग हार्मोन। आयोनाइज्ड कैल्शियम इज़ मोर इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली दैन टोटल कैल्शियम। आपको पता है तीन टाइप्स ऑफ द कैल्शियम जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। एक आपका होता है फ्री कैल्शियम, एक आपका होता है आयोनाइज्ड कैल्शियम और एक आपका होता है टोटल कैल्शियम। या आपका जो होता है वो जो बाइंड होता है कैल्शियम। अब इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका या एल्बुमिन ज़्यादा हो रहा होता है या आपका जो सा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होती है वो आपका यहाँ पे बाइंड कर रहा होता है। एक मिनट आसान हो जाए जी आप। अच्छा, हम क्या पढ़े थे? एल्बुमिन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पे H+। अब आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, वो कम्पीट कर रही होती हैं कि वो हम जो सा होता है वो बाइंड करें एल्बुमिन के साथ। तो आपका जो कैल्शियम होता है वो कम्पीट कर रहा होता है हाइड्रोजन के साथ टू बाइंड विद द एल्बुमिन। आपका कैल्शियम, अभी ये दोनों चीज़ें आपके एल्बुमिन के साथ जो है वो बाइंड होने की जो है वो कोशिश कर रही होती हैं। अगर आपका हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन आयन कम है, तो इट मीन्स आपकी जो pH है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि अगर pH ज़्यादा है और आपका सबसे पहले pH ज़्यादा कब होती है? जब आपका H+ कम हो। तो उसकी वजह से उससे क्या होता है कि जो एल्बुमिन होता है वो आपका कैल्शियम के साथ बाइंड ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जो आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है या इनके फ्री जो 45% हमारी एक्टिव फॉर्म होती है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपका pH है वो क्या है? कम है और H+ जो आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका H+ जो होता है वो ज़्यादा बाइंड करेगा एल्बुमिन के साथ और जो कैल्शियम है जो होता है वो आपके आयोनाइज्ड कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। तो तीन चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। एक आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम जो आपकी 45% होती है, जिसे हम फ्री फॉर्म भी कह रहे होते हैं। एक और होती है जो आपकी बाइंड करती है एल्बुमिन के साथ, जो आपकी 40% होती है। और एक आपकी होती है बॉन्ड टू एनॉइंस, 15% होती है ये आपकी। क्लियर? इसके अंदर ये वाली जो है वो फ्री फॉर्म होती है आयोनाइज्ड वाली, ये एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। कैल्शियम हेमोस्टेसिस के अंदर वही तीन चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई हैं कि आपके कैल्शियम कौन कौन से होते हैं। एक आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है जो नर्व और मसल स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर होता है, और एक होता है एल्बुमिन और pH जो कि कैल्शियम जो होता है वो बाउंड होता है। अल्कलोसिस इंक्रीज बाइंडिंग एंड लोअर फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम सिम्टम्स लाइक टेटनी अपीयर। अगर आपका कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो इसी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है जो बैलेंस को जो है वो रिस्टोर कर रहा होता है। टेटनी, चॉप्स्टिक साइन, ट्राउजो साइन और द क्लासिकल लो आयोनाइज्ड कैल्शियम क्लोज। अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो उसकी वजह से आपको पता है आपको फेशियल आप अगर उन्हें टैप करें तो आपको ऐसे जो सा वो चॉप्स्टिक साइन टाइप नज़र आता है। ठीक है। और ट्राउजो साइन क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी अगर हम BP कफ आपको पहनाएं पेशेंट को, तो आपकी उनकी जो कार्पल है या उनकी जो हाथ होता है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अल्कलोसिस कैन वर्सन सिम्टम्स इवन व्हेन टोटल कैल्शियम डज नॉट लुक ड्रामेटिकली लो। अल्कलोसिस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी pH ज़्यादा होती है विच इज़ योर अल्कलोसिस, तो एल्बुमिन जो होता है वो कैल्शियम के साथ मोर बाइंड करता है, जिसकी वजह से आपका आयोनाइज्ड कैल्शियम जो होता है वो कम हो जाता है। पोस्ट थायराइडेक्टोमी हिस्ट्री इज़ अ कॉमन स्टेप
क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कैन बी ईसीजी क्लू फॉर हाइपोकैल्सीमिया। आपकी जो कैल्शियम होती है वो आपकी जो कंट्रैक्शन है हार्ट की उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, और जो आपकी वैसोडाइलेशन का और कंट्रैक्शन का काम कर रही होती है। लेकिन अगर कैल्शियम कम हो जाए तो उसकी वजह से आपकी जो क्यूटी है, क्यूटी शो करती है कि कितना जल्दी जो हार्ट है उसकी जो से वो कंट्रैक्शन हो रही है। लेकिन अगर वो कंट्रैक्शन अगर कैल्शियम बहुत कम मिल रहा है तो उसकी कंट्रैक्शन बहुत लेट होगी। दैट वाई हम देखते हैं कि विच इज़ अ प्रोलॉन्ग क्यूटी एलिवेशन, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आपका फॉलिकुलर सेल्स के अंदर होता है, पैराफॉलिकुलर सेल्स के अंदर होता है, यानी सी सेल्स होता है थायराइड की, जो आपकी बोन रिजॉर्प्शन को कम कर रहा होता है, और सीरम कैल्शियम को जो सा होता है वो जब भी आपकी बॉडी के अंदर आपका याद रखें अगर सीरम कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा है ना तो आपका कैल्सिटोनिन जो होता है वो रिलीज़ होगा। लेकिन अगर सीरम कैल्शियम आपकी ब्लड के अंदर कम है तो आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है वो रिलीज़ होगा। दोनों में डिफरेंस है। थायराइड सी सेल्स रिलीज कैल्सिटोनिन, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी रिड्यूस। आपको पता है जब कैल्शियम निकलेगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी, लेकिन अगर कैल्शियम जो होता है वो दोबारा वापस जाएगा, इट मीन्स आपकी बोन की रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी। कैल्शियम कैन फॉल स्लाइटली, डेली कैल्शियम बैलेंस स्टिल डिपेंड much more on parathyroid hormone. Vitamin D leads to calcitonin become more clinically relevant in medullary thyroid carcinoma. आपको पता है कि आपकी जो calcitonin होता है वो आपका medullary thyroid carcinoma जो सेल्स होते हैं, जो सी सेल्स होते हैं, उनकी जो अगर सी सेल्स का हो रहा है कार्सिनोमा हो रहा है तो उसमें आपका जो calcitonin है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। Calcitonin is usually tested through medullary thyroid carcinoma, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, rather than everyday physiology. इसमें सिर्फ इतना ही आपने याद रखना है। एंड कैल्शियम कैल्सिटोनिन जो होता है, कैल्सिटोनिन होता है वो आपका पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट काम कर रहा होता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को ब्लड से ब्लड में लेके आ रहा होता है कैल्शियम को, और कैल्सिटोनिन जो होता है वो आपके ब्लड से बोन के अंदर लेके जा रहा होता है। फिर आपका आ जाता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बस आपने इतना याद रखना है कि मेड अप ऑफ अल्फा सेल्स और आपकी ग्लूकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज को आपकी जो स्टोर नहीं करता बट उसको जो स्टोर्ड फॉर्म होती है उसको तोड़ने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। आपका फास्टिंग मतलब जब आप फास्टिंग के अंदर होते हैं तो उस टाइम पे आपका ग्लूकागॉन ही रेज होता है, लेकिन आप उस पेशेंट में उस टाइम पे अगर आप इंसुलिन लगा दें फास्टिंग स्टेट के अंदर तो पेशेंट तो नहीं बचेगा ना। तो अल्फा सेल रिलीज़ होता है, लिवर के ज़रिए आपको ग्लूकोजिनोलाइसिस करवाता है कि आपकी जो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकागॉन उसको वो करवा रहा होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्लड जो ग्लूकोज है वो रेज होता है। कीटोजेनेसिस एंड लिपोलाइसिस आर फेवर्ड व्हेन इंसुलिन इज लो। आपको पता है कि आपकी बॉडी जो होता है ब्रेन स्पेशली वो आपके ग्लूकोज के विदाउट नहीं रह सकता, उसको आपकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो ब्रेन की होती है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाए तो हमारी बॉडी इन जो लिपिड्स हमारी फैट्स वगैरह स्टोर होते हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह होती हैं, इनसे आपकी थ्रू अदर पार्ट वो आपके क्या ले रहे होते हैं केटोन्स वगैरह फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाती है, विच में आल्सो कॉल्ड एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। फास्टिंग मेटाबॉलिज्म इज प्रोटेक्टिव। सो लीवर इज़ द मेन ऑर्गन एग्जामिनर टारगेट इन ग्लूकोन फिजियोलॉजी, जो मैंने आपको बताया कि आपका प्रमोट कैसे कर रहा होता है ग्लूकोनियोलाइसिस, लिपोलाइसिस, कीटोजेनेसिस वगैरह के अंदर, ठीक है। और सिक्रिएट कब कर रहा होता है? इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। So fasting and ketone production are strongly glucagon related, and glucagon is more contrasted in insulin by tissue effect rather than receptor side. नेक्स्ट आ जाता है आपका इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन आपका किस फॉर्म में होता है? प्रोप्यू इंसुलिन फॉर्म में होता है, जो कि आपके रेफरेंट रेटिकुलम से जो होता है वो जब रिलीज़ हो रहा होता है तो उसके बाद वो आपका जो एक सिग्नल पेप्टाइड होता है वो कट होता है, उसके बाद वो प्रो इंसुलिन के अंदर चेंज होता है, प्री सिग्नल में प्रो इंसुलिन में चेंज होता है। प्रो इंसुलिन से जो होता है वो आपके जब रिलीज़ होता है आपका फ्रॉम गोल्जी प्लेटस वहाँ जाकर जो स्टोर्ड हो रहा होता है ग्रैन्यूल्स में, तो फिर वहाँ से आपका इंसुलिन और सी पेप्टाइड जो होता है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो वो कहता है ग्लूकागॉन एंटर्स बीटा सेल, एटीपी राइज, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्लोज, कैल्शियम एंटर्स, इंसुलिन इज रिलीज। अब ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना ये आपका होता है GLUT2 रिसेप्टर्स का। GLUT2 रिसेप्टर्स पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपका GLUT2 रिसेप्टर्स आपको पता है कि GLUT2 जो गेट्स होते हैं वो आपके इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, ये आपके ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी तो क्या करेंगी, ये ग्लूट इनको पकड़ेगी, ये आपके जो सब इसके अंदर लेके आएगी ग्लूकोज को। जब ग्लूकोज को ये अंदर लेके आएगी तो यहाँ पे इसकी होगी ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस होगी, तो उसकी वजह से आपका एटीपी या एडीपी जो सी रेशियो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है ये पूरा साइकिल होता है, क्रेब्स वगैरह का साइकिल होता है, ये कंप्लीट होता है, फिर एटीपी फॉर्मेशन होती है। एटीपी जो से यहाँ पोटेशियम चैनल्स पड़े होते हैं ना, जिसकी बेस के ऊपर आपका पोटेशियम जो होता है वो एंटर हो रहा होता है, इन पे ऊपर जाके इनको जो होता है वो क्लोज कर देते हैं। जब ये क्लोज कर देती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं तो यहाँ आपके कैल्शियम आयन्स पड़े होते हैं, तो कैल्शियम आयन्स के ऊपर ये पोटेशियम जाके लगता है, और पोटेशियम आयन से जो होता है वो आपके कैल्शियम की एंट्री करवाती है। कैल्शियम की जब एंट्री करवाती है तो यहाँ इंसुलिन के जो सेल्स जहाँ पे पड़े होते हैं वो यहाँ पे आके लगते हैं, इस जगह पे आके लगते हैं, और मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी जाके लगते हैं, विच इज़ साइनेप्टोफाइसिन।
अब यहाँ पे सिनेप्टोफाइसिन प्रोटीन, यहाँ इन दोनों को मैं इनको जो सा कैल्शियम जो सा होता है इनके दरमियान रास्ता बनाता है, और इंसुलिन इस रास्ते से, ये मेम्ब्रेन ना ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाती है, तो इंसुलिन यहाँ से आके आपकी जो सी है वो आपके ब्लड के अंदर सिक्रेट हो जाती है। ये बताना चाह रहे हैं। होप सो आपको जो है ना ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से जो सा होता है वो इंसुलिन सिक्रीट होती है फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल, जो से आपके ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं, नॉट इंसुलिन। अच्छा, जो से इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ना, जब वो इंसुलिन आके एक्ट कर रही होती है ना, वहाँ से आपको टायरोसिन काइनेज पे, तो वहाँ पे आपकी जो सा होता है वो टायरोसिन की फास्फोराइलेशन होती है, फिर उसके बाद जाके जो सा होता है वो ग्लूकोज अपटेक होती है, ग्लूकोज जो सा होता है, फिर उसके बाद इंसुलिन, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी कि आपकी इंसुलिन आएगी, टायरोसिन फास्फेट एक्टिविटी होगी, उसके बाद टायरोसिन फास्फोराइलेशन होगी, फिर उसके बाद जाके आपके जो GLUT4 होते हैं, जो गेटेड चैनल्स होते हैं, वो आपके एक्टिवेट होते हैं, और GLUT4 जो होता है वो फिर आपकी ग्लूकोज को अंदर लेके आएगी, फिर उसके बाद वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन लिपिड प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और सारा वही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जो GLUT4 होते हैं वो आपके इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, और इंसुलिन इंडिपेंडेंट में आपके GLUT1 है, 2 है, 3 है, 5 है, और जिसके अंदर आपके ग्लूटो जो होता है वो बीटा सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, GLUT1 RBCs ब्रेन के ऊपर होते हैं, GLUT3 ब्रेन और प्लेसेंटा के ऊपर होते हैं, GLUT5 GIT ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देखनी होती हैं। एक चीज़ याद रखें कि जो आपका एंडोजेनस इंसुलिन होती है ना, यानी कि आपकी जो अपनी एंडोजीनस इंसुलिन होती है, यानी कि आपकी अपनी बॉडी से जो बन रही होती है, उसकी निशानी ये होती है कि आपको इंसुलिन तो मिल रही है, प्लस सी पेप्टाइड भी देखने को मिल रहा होता है। इसलिए कहते हैं सी पेप्टाइड इज़ द बेस्ट फ्लो फॉर एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन है, लेकिन अगर आप बाहर से देंगे तो इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड नहीं होता। सल्फोनाइलूरियाज ऑफन टारगेट्स द पोटेशियम चैनल स्टेप ऑफ इंसुलिन रिलीज। सल्फोनाइलूरियाज जिनसे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे किस तरीके से जो सब एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने सिर्फ इंसुलिन को याद रखना है कि आपका इंसुलिन जो सी होती है वो आपकी प्रोप्रियो इंसुलिन फॉर्म में होती है, प्रोप्रियो से वो आपका प्रो इंसुलिन जो होता है वो बनती है, ठीक है। प्रो इंसुलिन से वो आपका स्टोर्ड होती है आपकी स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स में, और फिर जो प्रो इंसुलिन है फिर आपकी क्या बनती है, इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड। और इंसुलिन का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करना होता है इनटू द स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो स्टोर्ड फॉर्म में आपकी सेव होती है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस, सोडियम की रिटेंशन, पोटाशियम को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो पोटाशियम है उसको जो होता है वो आपको सेल्स के अंदर भेजना, क्लियर। फिर आ जाता है आपका एड्रीनोस्टेरॉइड एंड कंजेंटल एड्रीनल हाइपोप्लेसिया। इसमें तीन आपने याद रखना है, 21 हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा और 17। The point where you got 1 at the end of enzyme, if deficient enzyme ends with 1 यानी कि 21, इसके एंड पे 1 है, तो आपने याद रखना है ये आपकी विरलाइजेशन करवाता है आपकी फीमेल्स के अंदर, विरलाइजेशन इन फीमेल्स। और अगर आपका एंजाइम डेफिशिएंट है विद स्टार्टिंग विद 1 यानी कि 17 एंड 11, तो ये आपका हाइपरटेंशन जो है वो काज करवाता है। अगर 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो विच इज़ द टेस्ट इज कंजेंटल एड्रेनल हाइपोप्लेसिया पैटर्न। 11 बीटा है तो ऑफन रिकॉग्नाइज्ड बाय हाइपरटेंशन प्लस विरलाइजेशन। 17 अल्फा है तो प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन एंड अंडर विरलाइजेशन। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की जो पेशेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर आपको टिपिकल जेनिटेलिया जो ये, अब अगर आप डिटेल लेक्चर लेंगे ना तो आपको फिर बाद में समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं डिटेल नहीं बता सकता कि मैं पूरी आपको डिटेल बता रहा हूँ। बस आपने ये याद रखना है कि आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जो आपका 17 अल्फा होता है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन के अंदर और आपका एंड्रोजन्स के अंदर, लेकिन ये आपका एल्डोस्टेरोन के अंदर, एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प आउट नहीं होता। एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन में 21 और 17 ही हेल्पफुल होते हैं, बाकी इसके अंदर आपके कॉर्टिसोल एंड्रोजन के अंदर 21 आ रहा होता है, कॉर्टिसोल में 21 भी आ रहा होता है और 17 भी आ रहा होता है और 11, तीनों चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन एंड्रोजन्स में जो एंड्रोजन होता है उसके अंदर आपका सिर्फ आपका 17 होता है, इसके अंदर आपका 21 और 11 नहीं होता। फिर आ जाता है आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपको पता है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है और आपका रिलीज हो रहा होता है जोना वेसिकुलेटा से। आपकी जब भी जो भूख है, एपिटाइट है, उसको जो होता है वो बढ़ा रहा होता है, एपिटाइट को बढ़ा रहा होता है। आपके ब्लड प्रेशर को जो होता है वो बढ़ा रहा होता है बिकॉज ऑफ आपकी जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उनको अप रेगुलेट करते हैं ऑन आर्टेरियोल, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है टू नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है थ्रू वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसके अलावा कॉर्टिसोल आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो होता है उसको ज़्यादा कर देती है। बाउंड या इम्यून सिस्टम को भी जो होता है वो कम कर देती है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन है। इसलिए जब भी स्ट्रेस की कंडीशन आती है और आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होता है तो वो आपका स्ट्रेस के अलावा किसी चीज़ पे कोई रोल प्ले नहीं करता। वो कहता है ये जितनी भी ग्लूकोज है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर ही हेल्प आउट होगी, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेल्फिश बिहेवियर शो कर रहा होता है।
तो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रेज ACTH वो जोन ऑफ एसिकुलेटर के ऊपर आता है, कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाता है, कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट करवा रही होती है, कैटेकोलामाइन को रिस्पॉन्ड कर रही होती है, आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, क्रोनिक एक्सेस कुशिंग पिक्चर वाइल डेफिशिएंसी रिड्यूसिंग स्ट्रेस टॉलरेंस एंड ब्लड प्रेशर सपोर्ट। कुशिंग सिंड्रोम की पिक्चर दिखाई देती है जिसमें आपको आपने याद रखना होता है कि जो बुफेलो हम कुशिंग के नाम से ही वो पूरा एक निमोनिक बना हुआ है कि आपको जो है वो नेक जो है बुफेलो नेक नज़र आती है, मून फेस नज़र आ रहा होता है, एब्डोमिनल स्ट्राइड जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह से हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्राई, प्रॉक्सिमल वीकनेस आर क्लासिकल कॉर्टिसोल एक्सेसिव क्लूज विच इज़ कुशिंग सिंड्रोम। Steroid use can suppress hypothalamus axis and appears later in adrenal insufficiency. Steroid यूज़ कर सकते हैं बाहर से, जैसे स्टेरॉयड हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की जो स्टेरॉयड है एक्टिविटी है, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, इम्यूनोस्टेरॉयड, उनकी एक्टिविटी को कम कर देता है। एग्जामिनर में टेस्ट कॉर्टिकोस थ्रो प्रिमिसिव इफेक्ट ऑन कैटेकोलामाइन्स ऑन बीपी, आप आगे जाके जो है वो हम पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। फिर आ जाता है एपिटाइट रेगुलेशन के अंदर आपके तीन चीज़ें होती हैं, एक आपकी होती है ग्रेलिन, और एक आपकी होती है लेप्टिन, और एक आपकी होती है एंडोकैनाबाइड्स। ठीक है, ग्रेलिन जो सा होता है वो आपको स्टिमुलेट कर रहा होता है हंगर को। ठीक है, कि जब आप फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे मैंने खाना नहीं खाया होगा तो मुझे इस टाइम पे आपको जो ग्रेलिन है वो आपकी भूख को जो सा होता है वो बढ़ा रहा होता है, वो कहता है कि जी आपने खाना खाना है, हंगर इंक्रीज। लेप्टिन जो सा होता है वो एडिपोज टिश्यू सिग्नल स्ट्रेटी, वो कहता है कि नहीं यार बस खा लिया, अब जो सा होता है वो जितना मतलब नॉर्मल हद तक खा लिया, फिर उसके बाद वो जो सा वो आपकी भूख को कम कर रहा होता है, मतलब भूख नहीं लगवाता है। हाइपोथैलेमस इंटीग्रेट बोथ नॉर्मल बैलेंस कंट्रोल इनटेक। ओबेसिटी ऑफन डेवलप बिकॉज ऑफ लेप्टिन सिग्नल बिकम रेजिस्टेंट रेदर देन द एब्सेंट। अगर आपको जो ग्रेलिन है ये तो आपको भूख लगवाता है ना, लेप्टिन आपकी जो सी है वो भूख को ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन अगर लेप्टिन है वो आपका जो स्टेटी हार्मोन्स है ये आपका कम हो जाए बॉडी के अंदर, जो कि आपका एडिपोज टिश्यू से बन रहा होता है, तो इससे आपकी जो है वो बॉडी के अंदर आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहेंगे और आपके लेप्टिन रिलीज़ ही नहीं हो रहा होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो सा एंडोकैनाबाइड्स होती हैं वो आपका जो कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके एक्ट कर रही होती हैं हाइपोथैलेमस फोलिकुलर से, और ये भी आपकी भूख को बढ़ाने के अंदर हेल्प आउट कर रही होती हैं। प्रेटर-विली सिंड्रोम वो कहता है इज़ ऑफन लिंक टू हाई ग्रेलिन इन सिवियर हाइपरफेजिया, यानी कि आपका जो प्रेटर-विली सिंड्रोम है उसके अंदर आपकी ग्रेलिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि ग्रेलिन मेक्स यू ग्रो हंग्री। फिर आ जाता है आपका सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एंडोक्राइन, इसके अंदर आपके जितने भी सिग्नलिंग पाथवे होती है, चाहे CMP है, आपकी IP3 है, आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, टायरोसिन काइनेज है, ये सारे जो सब एक्ट कर रहे होते हैं और उससे हार्मोन जो होते हैं रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये आप एक दफ़ा बुक से ही देख लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। फिर आपका आ जाता है SIADH, बाहर बारिश भी हो रही है, तो खैर SIADH क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएटी, यानी कि इसके अंदर आपके जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो आपकी जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होते हैं और जीन की ट्रांसक्रिप्शन जो चेंज करते हैं, जिस प्रोटीन सिंथेसिस चेंजेस ओवर टाइम अफेक्ट मोर स्लोली बट लास्ट लॉन्गर दैन मैनी पेप्टाइड हार्मोन। ये तो सिग्नलिंग पाथवे है। अच्छा ये अभी दो दफ़ा आ गया, सॉरी। अच्छा SIADH में क्या होता है कि आपका जो ADH है वो अफेक्ट कर रहा होता है मोर स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से जो फ्री वाटर होता है वो रिटेन्ड होता रहता है। ये कि जब आपकी ADH की इनअप्रोप्रिएट एक्सक्रीशन होगी तो आपको पता है कि H2 आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब बॉडी जो सा रिस्पॉन्ड कर रही होती है वाटर की रिटेंशन को विद एल्डोस्टेरोन को कम कर देती है और ANP BNP ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आपकी जो वाटर ज़्यादा होता है तो विच में लीड्स टू द हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन के अंदर ANP BNP जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो सीरम सोडियम जो होता है एंड सीरम ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो कम हो जाती है। ये सारी बातें, जब वाटर बढ़ेगा तो आपकी जो सोडियम वगैरह होते हैं वो तो आपके उस अमाउंट में कम हो जाएंगे। क्लियर। यूरिन स्टेज कंसनट्रेटेड व्हेन इट शुड बी डाइल्यूट। पेशेंट लुक यूविलेमिक बट बायोकेमिकली ओवरलोड विद वाटर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में अपीयर। फिर इसी के अंदर वो जो कहता है यूविलेमिक हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी खुद से डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है कि सोडियम को जो सा होता है वो आपकी यूरिन के अंदर भेजती है और उसी को आपका जो वाटर होता है वो सोडियम को फॉलो करता है और आपका यूरिन के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से यूविलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिल रहा होता है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी एक क्लासिकल क्लू है, इसकी पैथोलॉजी कभी आज तक समझ आई नहीं है। लो सीरम ऑस्मोलैरिटी एंड हाई यूरिन इज अ पैटर्न ऑफ एग्जामिनर क्लू, यानी कि आपका सीरम की ऑस्मोलैरिटी वो कम हो जाती है, यूरिन की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यूरिन के अंदर आपका क्या जा रहा होता है, सोडियम जा रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा। थेरेपी क्वेश्चन में पॉइंट टू वेप्टॉन्स और डिमेक्लोसाइक्लिन्स। जो आपका SIADH होता है उसकी जो ड्रग्स के अंदर ड्रग्स हैं या आपकी जो काजेज़ है उसके अंदर हील्ड अप वाटर के नाम से आ रहा होता है, हील्ड अप वाटर। हील्ड का क्या मतलब है, यानी कि हेड का ट्रॉमा हुआ
आपकी जो पेचुटरी है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, या CNS डिसऑर्डर है उसकी वजह से। एक्टोपिक ADH यानी कि समाज सेल कार्सिनोमा, एक्सोजीनियस हार्मोन्स यानी कि वैसोप्रेसिन या डेस्मोप्रेसिन आप दे रहे हैं बाहर की तरफ से, कोई लंग्स डिजीज़ हुई है या फिर आपकी ड्रग्स यानी कि SSRIs या कार्बामेथामिन या साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह। ADH के जो एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, हम उसमें देते हैं कोनिवेप्टोन या टॉलपेप्टोन, जो यहाँ पे वेप्टोन की मेडिसिन की हुई है, टेमेक्लोसाइक्लिन। ये आपके ADH के एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी ADH को जो है वो ब्लॉक कर रहे होते हैं। और ADH एगोनिस्ट क्या होता है आपका? डेस्मोप्रेसिन। फिर आ जाता है आपका प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया तो ये होता है ना कि आप जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं या साइकेट्रिक इलनेस है जिसके अंदर पेशेंट पानी पीता रहता है, इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हमने वाटर की रिस्ट्रिक्शन करवानी होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपको आ जाता है सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक इंसिपिडस। सेंट्रल में आपका ADH जो होता है वो ब्रेन से बन ही नहीं रहा होता, इसलिए हम इसके अंदर जो है वो डेस्मोप्रेसिन देते हैं। और यहाँ से आपका ADH बन रहा होता है, लेकिन आपका जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर इसके ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ हमने अंडरलाइन काज को क्लियर करना होता है, ADH देने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया सजेस्टिव एंड कंसंट्रेटिंग एबिलिटी रिटर्न विद रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आपने वाटर की रिस्ट्रिक्शन करवानी है, पेशेंट ठीक हो जाता है। सेंट्रल डायबिटीज़ में हमने डेस्मोप्रेसिन देनी और नेफ्रोजेनिक के अंदर हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देना होता, बस अंडरलाइन काज को जो है वो ट्रीट करना होता है। लो सैल्यूट डाइट देने होते हैं, एमिनोराइड एंडोमेथासिन वगैरह हमने देनी होती है। लिथियम इज अ क्लासिक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब ड्रग्स जो होते हैं लिथियम होता है या टेमेक्लोसाइक्लिन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोक्लीमिया होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर आपका आ जाता है आपका हाइपोपिट्यूटरिनिज्म। हाइपोपिट्यूटरिनिज्म के अंदर आपकी शिहान सिंड्रोम जैसी बीमारी हो सकती है, पिट्यूटरी सर्जरी हो, उसकी वजह से आपको हाइपोपिट्यूटरिनिज्म देखने को मिल सकता है, यानी कि पिट्यूटरी टिश्यूज़ कंप्रेस हो जाए या ख़त्म हो जाए, मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन्स कम हो जाते हैं। सावधान सी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है तो सावधान सी बात है, आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं, FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ADH, ऑक्सीटोसिन, जितनी भी चीज़ होती है वो आपकी नहीं आगे जाती। टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड कम हो जाता है और सिम्टम्स अफेक्ट कंबाइंड हार्मोन लॉस, अर्जेंट रिप्लेसमेंट बेटर, स्पेशली एड्रीनल सपोर्ट फर्स्ट। अब इसमें शिहान सिंड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे क्लासिक टेस्ट थ्रू पोस्टमार्टम हेमरेज एंड फेलियर टू लैक्टेट। अब जब भी आपका पोस्टमार्टम हेमरेज होता है इस्कीमिक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जब आपको जब बाद में जब उसका साइज़ बढ़ जाता है और डिलीवरी के बाद जब उसकी डिमांड को पूरा नहीं हो जाता क्योंकि उसका साइज़ बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई जो होता है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो इस्कीमिया या फिर आपको जो है वो जो पिट्यूटरी है उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो उस वजह से भी आपको लैक्टेशन की जो होता है वो हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, एज वेल एज एमेनोरिया कोल्ड इंटॉलरेंस भी देखने को मिल रही होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें नॉन सेक्रेटरी पिट्यूटरी एडिनोमा या क्रेनियोफ्रेंजियोमा देखने को मिल जाता है, एम्पिटिसिला देखने को मिल जाता है। पिट्यूटरी सर्जरी की वजह से आपको पिट्यूटरिनिज्म देखने को मिल रही होती है। एक्रोमेगाली क्या होता है? एक्रोमेगाली मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी हाइपोफैसिस प्लेट के ऊपर जो होता है वो नहीं जा रही होती, वो आपकी टंग को बड़ा कर देते हैं, आपकी जो आपकी थोड़ी होती है इसको बड़ा कर देते हैं, फेशियल फीचर्स को बड़ा कर देते हैं, वॉइस को कर देते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग उस पेशेंट के अंदर हो रही होती है, लेकिन वो आपकी जो ग्रोथ है, जो मतलब आपकी टॉल स्टेचर वाली हिस्ट्री जो होता है वो कम कर रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, वो कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन एक्सेस कंटिन्यूज इन अडल्टहुड, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा होता है, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज बड़े हो जाते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है, एडिनोमा कैन आल्सो कंप्रेस नियर बाय स्ट्रक्चर्स, स्लो पैटर्न चेंजेस मेक डायग्नोस क्लिनिकली बिफोर इट बिकम बायोकेमिकल। बस आपने इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि देयर इज़ अ रिंग साइज इंक्रीज एंड कोर्स फेशियल फीचर्स आर वेरी टेस्टेबल क्लूज, बस ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है एक्रोमेगाली के अंदर। सीरम इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो होता है वो आपको बढ़ रहा होता है बिकॉज ऑफ आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपका बढ़ रहा होता है। तो एक्रोमेगाली के पेशेंट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है वो कौन सी होती है? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। एंड फेलियर टू सप्रेस ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसकी वजह से आपको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा रहे होते हैं विच इज ग्लूकोज इंटॉलरेंस, स्लीप एपनिया, हाइपर टेंशन ऑफन अकम्पेन एक्रोमेगाली। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो स्क्रीनिंग क्लू होता है और ग्लूकोज सप्रेशन हम दे रहे होते हैं टू कंफर्म द फिजियोलॉजी के आइदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपका मतलब जो रिलीज़ हो रहा होता है, हम ओरल ग्लूकोज देंगे तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो टॉलरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसकी वजह से हमें पिट्यूटरी मास जो होता है, पिट्यूटरी मास है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है, पिट्यूटरी का कोई मसला हो रहा है या आपका एक्टोपिकली कोई मसला हो रहा है, तो वो आपका ओरल ग्लूकोज हम देने से जो होता है वो हम देख सकते हैं। इसका जो सा ट्रीटमेंट होता है वो ये रहता है कि हमें पिट्यूटरी एडिनोमा की रिसेक्शन वगैरह करवानी होती है कि उससे ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। अगर नहीं तो फिर हम एक्टोरेटेड दे देते हैं, सोमेटोस्टेरोन एनालॉग या पेगवेसमेंट जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ताकि पेशेंट जो होता है वो क्या रहे सिम्प्टोमेटिकली जो होता है वो स्टेबल रहे। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बस आपने सिर्फ यही याद रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो फीचर्स हैं वो स्लोज डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आपका स्किन के ऊपर हो रहा है या मेटाबॉलिकली है तो आपकी जो कोल्ड एंड हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिकली अगर देखा जाए तो कोल्ड इंटॉलरेंस है।
स्किन अगर हाइपोथायराइडिज्म में देखा जाए तो हीट इंटॉलरेंस है, ठीक है। स्किन अगर देखी जाए तो आपकी जो हाइपोथायराइडिज्म होती है उसके अंदर ड्राई वगैरह हो जाती है, कूल हो जाती है। इसके अंदर जो वार्म होती है मॉइस्ट हो जाती है। इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो जेआईटी के कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि हर चीज़ स्लोज डाउन हो जाती है। इसके अंदर आपको डायरिया देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो आपका वीकनेस वगैरह करवा रहा होता है, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह या मैक्सिडिमा। और आपकी जो हाइपरथायराइडिज्म होती है उसके अंदर आपकी थैरोटॉक्सिक मायोपैथी हो जाती है, जो कि प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है, सेम टू सेम मस्कुलोस्केलेटन। लेकिन इसके अंदर आपका जो सीके लेवल होता है वो आपको ज़्यादा होता है, और या इसके अंदर आपका जो सीके लेवल होता है वो आपका नॉर्मल होता है। इसलिए आपका न्यूरोसाइकेट्रिक का इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपो एक्टिविटी, उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपर एक्टिविटी। तो आपने ये चीज़ें जो है वो देख लेनी है, और एक दफ़ा बुक को जो है वो आपने लाजमी फॉलो ऑन कर लेना है इस चीज़ में। हाँ, बस हाँ, इसमें एक चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है ना, वो ये है कि आपकी जो हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म उसके अंदर जो टीएसएच का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, इन कंपनसेशन ऑफ फ्री जो T4 होता है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है ना। और इसी की वजह से आपका जो T3 होता है वो भी कम होता है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म में आपका जो TSH है अगर प्राइमरी है तो आपका कम हो जाएगा, इन कंपनसेशन ऑफ जो फ्री T3 और जो T4 है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका LDL और HDL जो होता है, या टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पेशेंट की जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आ जाता है आपका हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर याद रखना है आपने कि इसके अंदर आपकी ऑटोइम्यून, एक तो ऑटोइम्यून बीमारी है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंटली जो पेशेंट है उसके अंदर लिम्फोसाइट जो है वो एग्रीगेट कर लेते हैं, और आपको हर सेल जो है वो नज़र आ रहे हैं हिस्टोलॉजिकली। अब इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, जो फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि इनलार्ज नॉन टेंडर थायराइड होता है इसके अंदर, और एसोसिएट किसके साथ कर रहा होता है, HLA-DR3 के अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर एंटी-TP एंटीबॉडीज़ और एंटी-TG एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, और हर सेल जो होते हैं नज़र आ रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नहीं भूलना। हार्मोन जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन होता है वो स्लो हो जाती है, और TSH जो है राइज होता है, कंपनसेशन और क्रोनिक हाइपरथायराइडिज्म यानी कि हाइपोटॉक्सिकोसिस जो होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है पेशेंट के अंदर। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो कंडीशन होती है ना, इसके अंदर आपको पता है कि आपकी जो हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट है, इसके अंदर ना जब आपका ये चेंजेस हो रही होती है ना, तो पहले आपको पता है जब सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है ना, तो आपको पहले हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री तो देखने को मिलती है, उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म की देखने को मिल रही होती है। क्यों? आपके जो स्टोर्ड सेल्स में जो आपके T3 T4 होते हैं वो आपके रिलीज़ होते हैं, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म मिलते हैं, और फिर उसके बाद जाके आपकी बॉडी हाइपोथायराइडिज्म अटेन कर लेती है। तो ग्लैंड इज़ यूजुअली पेनलेस होता है, नॉन टेंडर होता है और इलाज होता है, हेल्पिंग सेपरेटेड फ्रॉम डीकोरेन थायराइडाइटिस। डीकोरेन थायराइडाइटिस या सब एक्यूट थायराइडाइटिस आपने याद रखना है, वाहिद ऐसी बीमारी होती है जो पेनफुल होती है और बहुत ज़्यादा टेंडर होती है। बस पेनफुल आपने याद रखना है कि उसके अंदर जो है वो आपको पेन हो रहा होता है। ऑटोइम्यून बैकग्राउंड में हिडन सिवियरली। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी जो एंटी-TPO और एंटी-TG एंटीबॉडीज़। ये आपने नहीं बोलना, तीन चीज़ें आपने नहीं बोलनी, एक एंटी-TPO एंटीबॉडीज़, एंटी-TG और आपके हर्सल सेल्स, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा एसोसिएशन, क्लासिकल ग्वेटर प्लस TSH प्लस एटोम्यून मार्कर्स क्वांटिटी। बस आप ये 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। फिर आपका आ जाता है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस। सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस को हम डीकोरेन थायराइडाइटिस भी कहते हैं। ये आपकी क्या होती है, पेनफुल होती है और टेंडर होती है, ये इसका क्लू है, ठीक है। एक तो सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होती है, और इसके अंदर ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म होता है, पहले बढ़ जाता है, फिर आपका कम हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर आपका ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, और फिर आपका जो है फिर नॉर्मल हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाता है। लेकिन पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और टेंडर होता है। ESR की जो इसके अंदर वैल्यू होती है, ESR जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है। ये ESR स्टैंड आउट यानी कि हाई ESR जो होता है वो इसमें आपको देखने को मिल रहा होता है। हिस्टोलॉजी के अंदर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, विच इज़ ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हिस्टोलॉजी के अंदर आपने ये याद रखनी है, ठीक है। रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हाई ESR स्ट्रांगली सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म फेसेस हाई डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नॉट इंक्रीज सिंथेसिस एंड एग्जामिनर कॉन्ट्रास्ट विद पेनलेस हाशिमोटो थायराइडाइटिस। यानी कि हाशिमोटो में अंदर सेम वही कंडीशन होती है, इसके अंदर टेंडर और पेन होता है, उसके अंदर नॉन टेंडर और पेनलेस होता है। फिर आ जाता है आपका रेडल थायराइडाइटिस आपका इन्वेसिव फेब्रस थायराइडाइटिस होता है, जो आपका IG4 रिलेटेड डिजीज़ होती है। IG4 रिलेटेड जो होता है डिजीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून जैसे पैंक्रियाटाइटिस है, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है, नॉन इन्फेक्शियस ऑटाइटिस है, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो फाइब्रोसिस इन्फ्लामेशन रिप्लेस थायराइड टिश्यू, यानी कि आपकी जो थायराइड टिश्यूज़ है उनको कौन रिप्लेस कर देता है, आपका फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलीज़ कर देता है, यानी कि फेब्रस थायराइडाइटिस है, यानी कि फेब्रस स्ट्रक्चर है वो आपका रिप्लेस कर देता है। ग्लैंड बिकम हार्ड एंड फिक्स, सारी बात है, फेब्रोज्ड है तो वो क्या हो गया, हार्ड होता है और फिक्स हो जाता है।
अब वो फाइब्रोसिस जो सी होती है वो लोकल कंप्रेशन डेवलप कर जाती है, और लोकल कंप्रेशन के साथ साथ आपकी जो है वो एक्सटेंड भी कर जाती है स्ट्रक्चर्स की तरफ थ्रो ट्रैकिया एंड एसोफेगस, जिसकी वजह से हमें डिस्पनिया या डिस्फेगिया के जो है वो सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। थोराइड फंक्शन में फॉल प्रेजेंटेशन कैन मिमिक इन्वेसिव नेक मैलिग्नेंसी, और इसके अंदर हमें जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को भी मिमिक करता है। तो पेशेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है रॉक हार्ड थॉराइड टिश्यू, क्योंकि आपकी जो सी ट्रैकिया और एसोफेगस को भी जो होता है वो कंप्रेस कर रहा होता है, जिससे हमें डिस्फेगिया और हॉर्सिनेस जैसे हमें सिम्टम्स देखने को मिल होते हैं। आपने IG4 रिलेटेड डिजीज़ लाजमी याद रखनी है रेदर देन मिमिकिंग रेडल डायरेक्टली। फिर आपका आ जाता है कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म के, जो बच्चा अगर उसी के अंदर बचपन से ही अगर आपका फेलियर हो गया या आपका थायराइड की डिसजेनेसिस हो गया या डेवलपमेंट नहीं हुई है, जेनेसिस हो गया, हाइपोप्लेजिया हो गया, तो उसकी वजह से आपको, इसको हम क्रेटिनिज्म भी हम कहते हैं फॉर्मली। अगर पहले हम इसको क्या कहते थे, आपने अगर पैथोलॉजी पढ़ी है जो पैथोमा है तो उसके अंदर क्रेटिनिज्म लिखा हुआ है। पेशेंट जो होता है उससे मैक्रोक्लेजिया हो जाता है, एम्बेलिकल हर्निया हो जाता है, पफी फेस होता है। हमने इसको ना 6 पीस के नाम से याद रखना होता है, यानी कि पफी पॉट बेल्ट, पेल, पफीड फेस, प्रोट्रूडिंग एम्बेलिकस और प्रोट्रूडिंग या प्रोट्यूबरेंट टंग या और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। फिर आपका आ जाता है ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ आपको पता है कि आपकी हाइपरथायराइडिज्म की काज होती है, और इसके अंदर आपके जो TSH रिसेप्टर होते हैं, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं और थायराइड को जो है वो डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आपकी जो थायराइड हार्मोन है वो राइज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिम्टम्स देखने को मिल रहे होते हैं कि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है। आइटोमिन एक्टिवेशन हो जैसे जिससे ऑर्बिटल और प्री ऑर्बिटल जो फिब्रोब्लास्ट हैं आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब ये कैसे ज़्यादा होते हैं कि जब भी आपकी जो टी सेल्स हैं उनकी एक्टिवेशन वगैरह होती है, तो उसकी वजह से जो रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस होते हैं ना, वहाँ पे आपकी जो गैग्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक गैग्स, ये जो गैग्स का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ आपको एडिमा देखने को लाजमी मिलेगा। तो लिम्फोसाइट की जो होता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर मतलब वहाँ पे आते रहते हैं, जिसकी वजह से साइटोकाइन्स रिलीज होती हैं। जब साइटोकाइन रिलीज होती हैं तो वो आपकी फिब्रोब्लास्ट की सिक्रेशन करवा रही होती हैं, किसकी, गैग्स की। जब गैग्स वहाँ पे रिलीज़ होते हैं तो वो आपके वहाँ पे ऑस्मोटिक जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक जो मसल्स हैं उनकी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी की वजह से मसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, और एडिपोज टिश्यूज़ की वजह से हमें जो एक्सोफ्थैलेमस है उसकी जो है वो फीचर देखने को मिल रहा होता है। एक्सोफ्थैलेमस एंड प्री-टिबियल मैक्सिडियम स्ट्रांगली सपोर्ट ग्रेव डिजीज़। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी बाय स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ इज हाई यील्ड, यानी कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसके अंदर होती है जो स्टिमुलेट कर रही होती है आपके TSH रिसेप्टर्स को आपके थायराइड के ऊपर। डिफ्यूज अपटेक पैटर्न हेल्प डिस्टिंग्विश ग्रेव्स फ्रॉम मल्टीन्यूक्लियर डिजीज। मैटरनल एंटीबॉडीज़ में भी यूज इन न्यूक्लियर स्टेम, यानी कि अगर जैसे और बीमारियां जैसे टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्लूटर है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके फोकल पैचेज होते हैं, यानी कि फोकली आपकी जो सेल्स होते हैं वो हाइपर फंक्शन हो जाते हैं, यानी कि मल्टीपल न्यूड्यूल्स बिकम ऑटोनोमस, TSH इज सप्रेस्ड, हार्मोन इज प्रोड्यूस विदाउट नॉर्मल पिट्यूटरी कंट्रोल। और इसके अंदर जो म्यूटेशन है वो 60% ज़्यादा होती है TSH रिसेप्टर्स की, जिसकी वजह से T3T4 जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट न्यूड्यूल्स। क्लियर। ओल्डर पेशेंट है विद लॉन्ग स्टैंडिंग नोडुलर ग्लूटर इज अ क्लासिक सेटअप, क्या उसका नाम टॉक्सिक मल्टीनोडुलर हो सकता है, यानी कि हाइपर फंक्शनल न्यूड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं जब हम रेडियोएक्टिव स्टेन वगैरह करते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑप्थेल्मोपैथी हेल्प सेपरेट फ्रॉम ग्रेव डिजीज। पैची ऑटोनोमी इज द की मैकेनिज्म, यानी कि किसी किसी जगह पे फॉर एग्जांपल एक ग्लैंड है तो किसी किसी जगह पे या ऐसे यूँ मतलब होल ग्लैंड पैची टाइप जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, और हॉट न्यूड्यूल्स होते हैं, जिससे ओवर प्रोडक्शन स्टेट नॉट अ पोस्ट वायरल डिस्ट्रक्टिव स्टेट, जिससे ओवर प्रोडक्शन यानी सिर्फ इसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है। फिर आ जाता है आपका थोराइड स्ट्रोक, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है बट इट इज़ अनकॉमन। अब इसमें होता क्या है कि सीवियर थोराइडोटॉक्सिकोसिस होती है जो ट्रिगर कर रही होती है बाय स्ट्रेस एंड और इन्फेक्शन, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन वो है जो कि अनट्रीटेड रहा है। जब आपका हाइपरथायराइडिज्म जो होता है वो अनट्रीटेड रहता है और वो वर्सन कर रहा होता है आपका स्ट्रेस को विद स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन, यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ, सर्जरी हुई, तो प्रेजेंट जो पेशेंट है वो आपका फीवर के साथ, डायरिया के साथ, कोमा के साथ, एजिटेशन, डेल्ड्रिम के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, और उसके अंदर आपने ट्रीट करना होता है 4 पीस के साथ। 4 पीस में आपका क्या होता है, प्रोप्रानोल जो आपका क्या है, बीटा ब्लॉकर है, प्रोपाइलथायोसिल PTU, प्रोपाइलथायोरेसिल, ठीक है। इसके अलावा पेरिडिनोसोलोन जो आपका क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और पोटाशियम आयोडाइड जिसे हम कहते हैं लुगल आयोडीन, जिसकी वजह से आयोडीन लोड जो होता है वो आपके T4 की सिंथेसिस को कम कर देता है, विच इज़ वोल्स्टाइकोफ इफेक्ट। फिर आ जाता है आपका थायराइड का एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा के अंदर क्या होता है, आपके फोलिकुलर सेल्स की जो होता है वो
बिनाइन फोलिकुलर प्रोलिफरेशन और स्टार्ट हो जाती है, विच फॉर्म सॉलिटरी न्यूड्यूल्स और मोस्ट न्यूड्यूल्स स्टे नॉन फंक्शनल एंड सम बिकम ऑटोनोमस एंड सप्रेस्ड एज सच विच इज़ द डायग्नोस्टिक चैलेंज। कोल्ड न्यूड्यूल्स हमें इसमें जो सा वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जो आपका अपटेक नहीं कर रहे होते, मतलब कोल्ड का मतलब क्या, ठंडे पड़ा होना। हॉट का मतलब क्या है, जो आपने ऊपर टॉक्सिक मल्टीन्यूड्यूल में पढ़ा कि वो उसके अंदर पैच इन्फ्लेमेशन शो हो रही होती है, तो इसके अंदर आपके हॉट न्यूड्यूल्स हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और जो आपके कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्फ्यूजन होती है वो आपकी एब्सेंस होती है इसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि आपकी जो ब्लड सप्लाई वगैरह ये चीज़ें होती है वो आपकी एब्सेंस होती हैं। थायराइड कैंसर के अंदर आपने इस टॉपिक के अंदर पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई और ग्रूव्स और स्मोमा बॉडीज़ को याद रखना है। फॉलिकुलर जो सा होता है उसके अंदर आपने कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्फ्यूजन को याद रखना होता है, ठीक है। और रास ये एसोसिएट करता है रास में म्यूटेशन के साथ। मेडुलरी में आपको पता है काल्सिटिन यानी कि सी सेल्स को, अमिलॉइड्स को और मैन2 को आपने जो सा वो याद रखना है। और इसके अंदर जो सी म्यूटेशन होती है रेट जीन की म्यूटेशन हो रही होती है। एनाप्लास्टिक जो सा होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, पूरी प्रोग्नोसिस होता है। और इसके अंदर आपको पता है कि वो जो हमने पीछे रिडल थायराइडाइटिस को हमने जो सा वो पढ़ा है कि जो आपका एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को जो सा होता है वो क्या कहते हैं अपना मिमिक कर रहा होता है आपकी। तो इसके अंदर जो सा होता है क्या कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइक होता है, तो वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा और रिडल थायराइडाइटिस जो होता है वो आपस में जो होता है वो कहीं ना कहीं मैचअप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको नेक के ऊपर जो है वो कंप्रेशन वगैरह पड़ रहा होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन डिजीज़ की डायग्नोसिस में वो आपने ना एक पूरा वो जो पेज है ना उसने वो आपको लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कहते हैं अपना ग्राफ बना हुआ है, तो उसके अंदर वो प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म स्कैन लिखा हुआ है जो हम आगे जाके जो है वो हमने पढ़ना है, एक दफ़ा आप खुद भी देख लीजिएगा। हाइपोथायरायडिज्म में हाइपरपैराथायरायडिज्म में क्या है कि आपको पैराथायरॉयड हार्मोन कम होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की रिटेंशन होती है और एक्टिवेट करता है, विटामिन डी की एक्टिवेशन को भी कम कर देता है, सीरम कैल्शियम ड्रॉप हो जाता है और फास्फेट आपका ज़्यादा हो जाता है। जब ये वाली कंडीशन होती है तो आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, विच इज़ हाइपोपैराथायरायडिज्म। और न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से टिकली, स्पाज्म और आपका चोक साइन या आपका जो ट्राउजर साइन है वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाता है सूडो हाइपोथायरायडिज्म और सूडो हाइपोथायरायडिज्म के अंदर जो आप ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और इसके अंदर जो म्यूटेशन होती है वो होती है जीनास प्रोटीन के अंदर, इसके अंदर जीनास प्रोटीन के अंदर। अब ये आपकी जो जीनास है वो आपकी जब म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से जो आपकी जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है किडनी और बोन के अंदर, ठीक है। पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है ना कि आपकी एक्ट करे जाके, लेकिन यहाँ पे आपकी किडनी और बोन्स के ऊपर क्या कहते हैं अपना एक्ट नहीं कर पाती, रेजिस्टेंट शो कर रही होती है। इसलिए इन दोनों की जो सी एक नॉर्मल एक कंडीशन होती है वो होती है एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, यानी जो बच्चा होता है ना उसके अंदर जो उसके 4th और 5th डिजिट है वो उसका कम होता है, मतलब नहीं होते, ठीक है ना, शॉर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चा होता है वो क्या होता है, शॉर्ट उसका स्टेचर होता है, उसका कद जो है वो कम होता है। और इसकी लैब वैल्यूज़ क्या होते हैं कि उसका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आपका ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है और कैल्शियम जो होता है वो आपका कम होता है और फास्फेट जो होता है वो आपका ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है ना। वो एक्ट तो कर रहा होता है किडनी के ऊपर, लेकिन क्या हो रहा होता है, रेजिस्टेंट होता है। सूडो में भी बिल्कुल सेम कंडीशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, म्यूटेशन हो रही होती है जीनस के ऊपर, बट इसके अंदर किसी किस्म की भी जो ऑर्गन है उसके ऊपर रेजिस्टेंट नहीं हो रही होती, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है वो सेम वही एल्ब्राइट हेरिडिटी डिस्ट्रॉफी होती है, लेकिन इसके अंदर जो फाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी क्या हो रहती हैं, नॉर्मल होती हैं, बट इट इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ के इसके अंदर जो जीन है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं बस। ऊपर वाले के अंदर जो सूडो हाइपोथायरायडिज्म है इसके अंदर जो पूरी प्रॉपर डिजीज़ को मेंशन किया हुआ है, बट सूडो में जो है उसको नॉर्मल रखा गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइपरपैराथायरायडिज्म में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं 1000 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि आपने ये बात नहीं बोलनी कि इट इज़ अ यूजुअली ड्यू टू पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड हार्मोन की जो पहली होती है प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म यानी कि प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, तो आपने उसके अंदर 4 चीज़ें याद रखनी है, स्टोन्स, ग्रोन्स, बोन्स और साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ठीक है। स्टोन्स यानी कि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, थ्रोन्स यानी कि पाइलोयूरिया की वजह से, यानी कि उसका हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है। बोन्स आपकी जो से तो वो वीक हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ आपका पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है और कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर आ रहा होता है। ग्रोन्स यानी कि आपको जो है वो एब्डोमिनल पेन वगैरह देखने को मिल रहा होता है और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिल रही होती है। तो एक दफ़ा आपने इनके एग्जाम्पल उसको अच्छे से देख लेना। फिर आ जाता है आपका फैक्ट, फेमिलियल हाइपोक्लाइसेमिक हाइपोकैल्सियूरिक हाइपोकैल्सीमिया, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। और इसके अंदर जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो अंडरएस्टिमेट हो जाते हैं कैल्शियम से, यानी कि जो कैल्शियम के सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हायर देन नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल है वो रिक्वायर होता है ताकि आपकी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसको सप्रेस किया जाए और पैराथायरॉयड हार्मोन्स को जो है वो रिलीज़ होने से रोका जाए। तो एक्सेसिव जो है वो रीनल की जो है वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है बिकॉज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज़ होती रहती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो
जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी सिक्रेशन इनकम्प्लीट होती है, सीरम कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, यूरिन कैल्शियम स्टेज लो होता है, डिसीज मिमिक प्राइमरी हाइपरपैथोरिज्म बट इज यूजुअली बिनाइन, और इसके क्लोज को दफा देख लीजिएगा। फिर आ जाता है डायबिटीज़ मिलेटस। आई विल प्रेफर कि आप डायबिटीज़ मिलेटस को जो हमारे डिटेल नोट्स हैं, जो डिटेल वीडियो है, आप काइंडली उसी से पढ़ें, ठीक है। मैंने फुली डिटेल पढ़ाया हुआ है और अलग टॉपिक और बड़ा बहुत लेंथी पढ़ाया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स तक है, तो आप एक दफ़ा डायबिटीज़ को देखें ताकि जो है वो आपको चीज़ें जो सा वो आएँ, ठीक है जी। तो आपने डायबिटीज़ को जो सा है वो आपने डिटेल लेक्चर से ही देखना है, ठीक है ना। तो आई विल सजेस्ट कि आप वहीं से ही जो सा वो पढ़ें ताकि आपको डायबिटीज़, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से समझ आए। बाकी डायबिटीज़ ड्रग्स की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। अब तो आपने जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपको माइंड में आनी चाहिए, जो रैपिड रिवीजन का मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको बता दी। डायबिटीज़ में सिर्फ आपने डीके को, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस और एचएचएस को जो होता है वो आपने अच्छे तरीके से करना होता है, ठीक है, कि इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क ना है कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है और हाइपरस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक क्या वो क्या है। बस याद रखना है कि इन तीनों के अंदर जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ना, इन दोनों के अंदर वो बिल्कुल आपका सेम होता है कि आपने आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, ठीक है, आईवी इंसुलिन देखने होते हैं, मेजर करनी होती है। इसके अलावा पोटाशियम को अपने लाजमी देखना होता है, क्योंकि आप इंसुलिन दे रहे होते हैं, इंसुलिन पोटाशियम की जो सा शिफ्ट करवा रही होती है इंटरसेलुलर, ठीक है ना। और ग्लूकोज जो सा देखने होता है फॉर हाइपरग्लाइसेमिया। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है, बाकी जो सी चीज़ें होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। बाकी आपकी जो अदर डिजीज़ हैं, जैसे कि आपकी कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग डिजीज़ वगैरह है, उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक एक मिनट, अच्छा, कॉर्टिसोल के अंदर ना मैंने अभी पीडीएफ देखा, तो कॉर्टिसोल में वही डिटेल पूरी लिखी हुई है कि कुशिंग सिंड्रोम में है। बस आपने याद रखना है कि जब भी आपका जो स्ट्रेस है या आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो आपका जो कॉर्टिसोल है वो भी आपका जो सा वो बढ़ रहा होता है, लेकिन अब डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एक्सोजीनियस है, एक्सोजीनियसली जो सा वो जो स्टेरॉइड्स हैं या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, या आप जो सा वो आपकी अपनी प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा की वजह से जो सा वो आपका जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो जो सा वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने चेक करना होता है इट इज़ आइदर एसिड डिपेंडेंट और ACTH नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर आप ACTH देंगे, आप ACTH देते हैं तो उसकी वजह से जो आपका अपना ACTH है वो आपको जहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है वो आपका क्या होता है, पिट्यूटरी से आपका सप्रेस हो जाता है। अगर नॉन ACTH है तो इसका मतलब ये है कि आपका एड्रीनल एडिनोमा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ACTH के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ACTH जो होता है उसके अंदर कम होता है, ट्रॉफी की वजह से आपका ACTH रिलीज़ होता रहता है एडिनोमा के अंदर। अब इसके अंदर आपने जो कुशिंग सिंड्रोम है उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, विच इज़ मून फेसेस। आप बुक खोलेंगे तो आपको आई थिंक वो, अगर आपने डिटेल लेक्चर लिए होंगे तो आपको समझ आएगी। बस ओवरऑल बता रहा हूँ कि जो पेशेंट है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हिस्ट्री के साथ, यानी कि हाइपरटेंशन हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आते हैं, ओबेसिटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके मून लाइक फेसेस होते हैं, मोटे होते हैं, अब्डोमिनल स्ट्राई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस या न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिल रही होती हैं, फेशियल प्लैथोरा, ये आपका मैंने मैक्सिमम हर एग्जाम में और MCQs पॉइंट में देखा होता है, सिर्फ इसी को मेंशन कर रहे होते हैं। एंड्रोजन एक्सेस वगैरह को भी जो होता है वो देखने को मिल सकता है। फिर आपका आ जाता है एड्रीनल इंसफिशिएंसी। एड्रीनल इंसफिशिएंसी को उन्होंने जो सब मेंशन किया हुआ है कि आपकी प्राइमरी हो सकती है और सेकेंडरी हो सकती है और टर्शियरी हो सकती है। जो प्राइमरी होती है ना उसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ACTH की जो सा होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो सा रिलीज़ हो रहा है, तो आपको साथ साथ जो सा होता है उसके साथ आपको MSH भी आपका रिलीज़ हो रहा होगा। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी को हम एडिसन्स डिजीज़ भी इसलिए कहते हैं, एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं, और इसके अंदर जो हिस्ट्री होती है वो ये होती है कि आपका ACTH भी बड़ा होता है और पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन की जो सब हिस्ट्री होती है। MCQs के अंदर मैंने इसको ज़रा डिटेल में बताया हुआ है हाइपर पिगमेंटेशन को, तो अगर वो MCQs देखें तो उसके अंदर होगा कि ACTH जो होता है वो आपका रिलीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म, प्राइमरी हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म, कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से आपका जो प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी यानी कि आपका एड्रीनल ग्लैंड है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन आपका ACTH जो सा रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी जब ACTH रिलीज़ होगा तो आपको ACTH की जो सी MSH की हिस्ट्री है यानी हाइपर पिगमेंटेशन की हिस्ट्री है वो भी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपका जो ग्लैंड फंक्शन है वो जब कम होता है तो आपको कॉर्टिसोल भी कम हो रहा होता है, कॉर्टिसोल भी जो होता है वो कम हो जाता है, और इसके अलावा आपका जो है वो एल्डोस्टेरोन भी जो है वो कम हो जाता है, और पेशेंट जो क्या होता है हाइपोटेंसिव, प्राइमरी एल्डोस्टेरोन। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका ACTH कम बना रहा होता है, यानी कि प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी है ना। तो सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी में क्या होगा कि एड्रीनल इंसफिशिएंसी की वजह किसी दूसरी रीज़न है, यानी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपका ACTH कम बना रहा होता है, जिसकी वजह से जो आपका हाइपोथैलेमिक कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उसकी सिक्रेशन जो होता है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपकी सेकेंडरी जो इंसफिशिएंसी होती है वो पिट्यूटरी पैथोलॉजी की वजह से हो रही है। जो टर्शियरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है वो इस वजह से होती है बिकॉज ऑफ जो आपकी क्रोनिक ग्लूकोकॉर्ट थेरेपीज हैं, यानी कि आप बाहर से जब आप दे रहे होते हैं बहुत, मतलब आप उनको आपने थायराइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे रखा हुआ है, तो इस वजह से जो सी आपकी टर्शियरी होती है कि आपकी किसी को ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं और क्रोनिकली आप दे रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से दे रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका एक्यूट, ये इंपॉर्टेंट है,
एक्यूट एड्रीनल इंसफिशेंसी, जिसे हम वाटर फ्रेशर्स इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर एडिसोनियन क्राइसिस सेम देखने को मिल रहे होते हैं कि जो पेशेंट है उसको अक्यूट जो है वो ग्लूकोकॉर्ड की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट, और उसको प्री एक्जिस्टिंग जो है एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है। और इसके अंदर जो होता है वो हम वाटर फ्रेटसन सिंड्रोम जो होता है वो पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो आपका बायलेटरल एड्रीनल ग्लैंड है उसकी हेमरेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सेप्सिस हो सकती है। मैंने जो सीमा हो सकता है, यानी कि आपको सेप्सिस वगैरह की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है, और आपको पेशेंट किस में देखने को मिल रहा होता है, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर। फिर इसके अलावा आ जाता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर आपको नाम से ही है कि आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है। जब आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन है एड्रेनल ग्लैंड से ज़्यादा हो रही है। और ये कब इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, आपको हाइपर टेंशन देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिलीज सोडियम की जो होता है वो रिअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, और आपका जो है वो जो बीपी है उसको रेज कर देता है बिकॉज ऑफ वाटर फॉलोज द सोडियम। और इसके अंदर पोटेशियम जो होता है वो कम हो जाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि H+ की सिक्रेशन हो रही होती है, बाइकार्बोनेट आपका जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर एडीमा जो है वो करवा रहा होता है। ठीक है, प्राइमरी के अंदर बस आपने इतना याद रखना होता है कि जो पेशेंट है उसको बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है या एड्रीनल एडिनोमा की वजह से हो सकता है, विच इज़ कोन सिंड्रोम। और दो बीमारी आपने याद रखनी, कोन सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज़। एडिसन, ये इन दो टॉपिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, और सेकेंडरी के अंदर जो होता है वो आपका किसी और पेशेंट जो है उसको अगर रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन हो रही है, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स की ट्यूमर हो रहा है जिसकी वजह से आपका रीनल प्रोड्यूस हो रहा है बार बार, तो उसकी वजह से भी आपको जो है एडिमा देखने को मिल सकता है। इसके अंदर एल्डोस्टेरोन और रीनल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में जितनी भी जैसे पैंक्रेटिक बीटा सेल्स हैं, एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स हैं, इन सारी चीज़ों की क्या हो रही होती है आपकी इन सारी चीज़ों की आपकी रिलीज़ हो रही होती है, यानी कि इनका ट्यूमर वगैरह हो रहा होता है। खैर इसको मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, एक दफ़ा देख लीजिएगा कि आपके जो जेटी सेल्स होते हैं, अगर जेटी सिस्टम के अंदर कोई ना कोई अगर ट्यूमर वगैरह हो रहा है या उनके सेल्स का, तो उसको हम कार्सिनोइड सिंड्रोम या गैस्ट्रोनोमा कह सकते हैं कि रिलीज़ ऑफ गैस्ट्रिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो हम उसको इंसुलिनोमा कहते हैं। अगर ग्लूकोगॉन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, यानी कि उनके सेल्स भी अल्फा सेल्स के ऊपर हो रही है, तो ग्लूकोगोनमा कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप है। थायराइड है तो मेडुलरी कार्सिनोमा हम कहेंगे, एड्रीनल है तो फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि न्यूरोएंडोक्राइन के किसी भी मतलब आपके जो एंडोक्राइन फंक्शन है, जीआईटी सिस्टम है, एड्रीनल ग्लैंड है, या किसी और का ट्यूमर हो रहा है जिससे आपके ग्लैंड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसको हमको उसी तरीके से कहते हैं। फिर आ जाता है न्यूरोब्लास्टोमा। आपने एक पीछे बीमारी पढ़ी थी विच इज़ नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा क्या होता है, जिससे जो आपके जो बच्चे हैं उसके अंदर हमें विलियम्स ट्यूमर की जो कंडीशन होती है वो हम कहते हैं, जो बच्चों के अंदर कैंसरस कंडीशन होती है एज़ कम्पेयर टू द रीनल सेल कार्सिनोमा जो एडल्ट्स के अंदर होता है। नेफ्रोब्लास्टोमा भी जो होता है वो मोस्ट जो होता है वो सॉलिड एक्स्ट्रा क्रेनियल जो ट्यूमर होता है बच्चों के अंदर, और किस लेस देन 4 years ओल्ड जो से बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है। और आपको जो पता है जो नेफ्रोब्लास्टोमा था, नेफ्रोब्लास्टोमा बड़ा प्यार से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, 2 to 5 years पे था, और इसको क्या कहते हैं, विलियम्स ट्यूमर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम पढ़ेंगे ना न्यूरोब्लास्टोमा और नेफ्रोब्लास्टोमा, तो मैं आपको उस टाइम पे इसका डिफरेंस बताऊंगा। आपको पता है कि आपके जो न्यूरोक्रस सेल्स होते हैं ना, न्यूरोक्रस सेल्स वहाँ से जो है वो निकलने वाला ट्यूमर होता है, ज़्यादातर कहाँ पे होता है, एडिनल मेडुला या फिर सिंपैथेटिक चेन से होता है। तो अक्सर जो इन्फेंट होते हैं या बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर होता है जिसमें जो एब्डोमिनल मास होता है जो बच्चे हैं उनके अंदर, और यूजुअली इरेगुलर होता है, मिड लाइन क्रॉस कर रहा होता है, वेट लॉस, फिर वही मतलब वही जो हिस्ट्री आ जाती है कि वेट लॉस, फीवर, बोन पेन। एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है इसके अंदर होती है रैकन आइज या ऑप्सोक्लोनस, मायोक्लोनस, ये दो जो सी हिस्ट्रीज़ है ना, ये आपके पॉजिटिव हो सकती हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर कैटेकोलामाइंस के मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, जो मेंडालिक एसिड्स होते हैं, मेंडालिक एसिड और ये आपके जो है पॉजिटिव होते हैं, जो आपके फियोक्रास्टोमा भी दे सकते हो, तो इसके अंदर जो है वो हाई होते हैं न्यूरोब्लास्टोमा में। तो न्यूरोब्लास्टोमा का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, एड्रिनल का ट्यूमर होता है, इरेगुलर मास होता है, मिडलाइन क्रॉस कर रहा होता है, एंड कैटेकोलामाइंस इसके अंदर हाई होते हैं। इसके अलावा बोन के अंदर मेटास्टेसिस कर रहे होते हैं और रिकॉग्नाइज होते हैं। सो नेफ्रोब्लास्टोमा जो होता है वो आपका किडनी के अंदर होता है ट्यूमर, जो आपका बच्चों के अंदर होता है, और नेफ्रोब्लास्टोमा जो होता है वो आपका न्यूरोक्रेस्ट के अंदर एड्रिनल ट्यूमर होता है, जो आपके बच्चों के अंदर हो रहा होता है। क्लियर। फिर उसके बाद आपका जो सा टॉपिक आ जाता है वो आपका फियोक्रोमोसाइटोमा है। फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब ये होता है कि आपके जो कैटेकोलामाइंस होते हैं, जो क्रोमोफिल सेल्स हैं, उनकी जो सा वो ट्यूमर हो जाना होता है, और उसकी वजह से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो डोपामिन रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो रही होती है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन। और इसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आपने जो ट्रीटमेंट देना होता है वो क्या देना होता है, अल्फा एगोनिस्ट ए पहले देना होता है और बी बाद के अंदर देना होता है, यानी कि ए अल्फा एगोनिस्ट पहले देना होता है, यानी फ्लोक्साबेनिज़ामिन पहला, फिर आपने बीटा ब्लॉकर जो होता है वो बाद में देना होता है।
ये ना कि वो पहले जो है उनको ब्लॉक करके खड़े हो जाए। और इसके अंदर आपने बुक से ही भी रूल ऑफ जो 10% है वो आपने पढ़ लेना है कि आपके 10% मेलिग्नेंट होते हैं, बायलेटरल होते हैं, कैल्सिफाई होते हैं, किड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर आपके मैन 1 मैन 2 सिंड्रोम होते हैं। उसके अंदर आपने वो जो बुक के अंदर इमेज बनी हुई है ना कि मैन 1 की जो से 3 पीस होती है, पिट्यूटरी, पेंक्रियाज और पैराथोराइड। फिर मैन 2 क्या थे, 2 पीस होते हैं आई थिंक, पैराथोराइड, फ्यूकोरोसाइटोमा और मेडुलरी आई थिंक। और मुझे भी वो भूल ही गया। तो मैन 1 मैन 2 और मैन 2 बी के अंदर जो है वो आपने वो याद रखना। मैन 2 बी के अंदर जो है वो आपको म्यूकोजल मेम्ब्रेन आते हैं और फ्यूकोरोसाइटोमा आता है और मेडुलरी थोराइड आता है। तो आपने वो जो है वो निमोनिक जो है वो इस तरीके से जो है वो याद कर लेना। बाकी इंसुलिनोमा वही है कि आपको इंसुलिन की ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, ग्लूकोमा ग्लूकागॉन की, स्टोमेटोस्टिनोमा का यानी कि स्टोमेटोस्टिन की। कार्सिनॉइड जो होता है उसके अंदर आपका जो आता है वो आपके न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं जिसके अंदर आपको एपिसोडिक फ्लशिंग देखने को मिल रही होती है। और इसके अंदर जो है वो 5HT की जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अंदर आपने ट्राइड याद रखने के 1/3 मेटास्टेज होती है, 1/3 आपकी मेलिग्नेंसी होती है और 1/3 जो है आपकी वो मल्टीपल होती है। बाकी ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम है। ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम के अंदर आपने जो है वो इतना याद रखना है कि आपकी जो गैस्ट्रिन होते हैं वो बार बार अगर आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कंडीशन देखने को मिल रही है और आपको गैस्ट्रिन जो है वो एसिड जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है और आपको मल्टीपल टाइम्स या रिपीटेडली या रिकरेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की हिस्ट्री हो रही है तो वो लीड करेगी ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में। बाकी जो फार्माकोलॉजी है उसका जो लेक्चर है वो आपने कंप्लीट जो है वो डिटेल में देखना है क्योंकि वो मैंने डिटेल में ही पढ़ाया हुआ और वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू सो मच गाइस।